नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज मैं हिंदी की एक बिल्कुल हाल में प्रकाशित किताब की बात करना चाहता हूं। ये किताब असल में दो मित्रों के बीच संवाद से बनी है। ऐसी किताबें हाल के वर्षों में हिंदी में कई आई हैं, जब दो लेखक आपसी बातचीत कर रहे हों। अंग्रेजी में भी हैं। मुझे याद है कि मैंने दिस इज नॉट द एंड ऑफ द बुक नाम की किताब की चर्चा की थी, जो उम्बर्तो इको और जॉन क्लॉद कैरियर के बीच की बातचीत पर आधारित थी। वो किताब जो है, किताबों के भविष्य के बारे में बात करती है। लेकिन आज मैं जिस किताब की बात करना चाहता हूं, वो दो युवा लेखकों के बीच, बल्कि युवा शब्द को फिर मैं वापस लेता हूं, क्योंकि मैं उनको युवाओं की तरह देखता हूं, लेकिन दोनों अपने ढंग से बहुत परिपक्व, बहुत बौद्धिक और बहुत तपे हुए किस्म के लेखक और विचारक दोनों हैं। तो ये बातचीत जो है बिल्कुल हाल में प्रकाशित हुई है। अनिच्यवत संखारा इस किताब का नाम है। अनिच्यवत संखारा जो है, ये अनिल यादव और महेश मिश्र के बीच की बातचीत की किताब है। अनिल यादव आप जानते हैं कि बिल्कुल अलग तरह के लेखक के रूप में हिंदी में उभरे। उनकी जो किताबें हैं, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, यह कोई अभी कोई देश है महाराज, कीड़ा जड़ी, सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है, इन किताबों से पहली बार गुजरते हुए, इनके नाम देखते हुए मुझे एक ख्याल जरूर आया था कि अनिल यादव उकसाने में भरोसा करते हैं, चीजों को इस तरह प्रस्तुत करने में कि अचानक पाठक या दर्शक का ध्यान उसकी ओर चला जाए। लेकिन ये पहला चरण है। जैसे नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये नाम बहुत आकर्षित करता है। अमूमन मैं पाता हूं कि बहुत सारी किताबों के नाम आपको जो है आकर्षित उस तरह नहीं करते हैं, या यह भी कोई देश है महाराज या कीड़ा जड़ी। बल्कि मुझे लगता है कि यह नाम अनिच्यवत संखारा, जो मुझे शक है कि जितना अनिल यादव ने सोचा होगा, उतना ही महेश मिश्र ने। महेश मिश्र को हिंदी का संसार शायद थोड़ा कम जानता होगा, लेकिन वो मेरे मित्रों में है और ऐसे बहुपठित आलोचक हैं। आलोचक मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हाल के दिनों में उन्होंने कई कृतियों पे बात करना शुरू किया है। लेकिन वो ऐसे बहुपठित आलोचक हैं जिनसे मैं भी कई बार संदर्भ और सूचनाएं लेता हूं, और वो बहुत ही गंभीर हैं। वो आपको कुरेदते रहते हैं। वो आपके भीतर के जो छुपे हुए सवाल और जवाब हैं, उनको खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस किताब की एक खूबसूरती असल में महेश मिश्र की के बेबाक सवाल, और बेबाक नहीं, बेबाक से कई बार मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं जिसमें दूसरों को अपमानित करने की, दूसरों के किसी कमजोर पक्ष को लाने की इच्छा शामिल हो। लेकिन एक किताब हमारे भीतर उतरते हुए सवालों से बनी है। कई बार लगता है कि अनिल यादव ने पता नहीं सवाल के बारे में सोचा होगा या नहीं, लेकिन जब उसका जवाब सोचते हैं तो लगता है कि उनके भीतर से आता है। तो ये दो ऐसे लोगों का संवाद है जो बड़ी ईमानदारी से एक दूसरे को कुरेद भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ साझा भी कर रहे हैं। इसमें शुरुआत में एक तीसरा शख्स भी शामिल है, वो है रवि प्रकाश। रवि प्रकाश भी कुछ बहुत अच्छे सवाल और जवाब लेकर आए हैं। असल में इस किताब की पृष्ठभूमि एक और है, जो मैं जिसका उल्लेख करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन वो बताना फिर भी जरूरी है कि जब ये किताब तैयार हो रही थी या जब बातचीत हो रही थी, शायद उसी दौरान पता चला कि अनिल यादव को ब्लड कैंसर है। अब ये ऐसी बीमारी है जिसको सुनकर हाथ पांव फूल जाते हैं आमतौर पे लोगों के। इत्तेफाक से इधर के कई वर्षों में मैंने अपने कई मित्रों को पाया है जो इस बीमारी से बहुत निर्भीकता और बहुत हिम्मत से लड़े, और उन्होंने इस पे जीत हासिल की। जीत हासिल की में जो रोमांटिसिज्म है उसको फिर मैं हटाता हूं, क्योंकि किताब एक संजीदा किताब है और मैं चाहता हूं कि उस पे उसी ढंग से बात हो।
तो अभी तक जिन मित्रों को मैंने पाया है बड़ी निर्भीकता से इस बीमारी का सामना करते रहे, उनमें अनिल यादव भी हैं। उनकी जब मैं आखिरी बार मेरी बातचीत हुई थी उनसे, तो उनका एक कीमो चल रहा था और वो आश्वस्त थे कि ठीक है, जीवन है। अच्छा, ये सच है कि मृत्यु तो हम सबके हिस्से आनी है, कभी ना कभी आनी है। कई बार एक बीमारी आके आपको डरा जाती है कि तो बिल्कुल आपके सिरहाने खड़ी है, लेकिन हम उसको ठेलते जाते हैं। तो अनिल यादव इन दिनों इस काम में शोर से लगे हैं, और जो शुरुआत इस किताब की बातचीत की है वो मृत्यु के संवाद से होती है। उसमें यम और नचिकेता का प्रसंग आता है, वाजशवा का प्रसंग आता है, तो फिल्में आती हैं जिनमें मृत्यु का जिक्र है। अनिल यादव उन हादसों को याद करते हैं जिनमें मृत्यु उनको बहुत करीब से छू के चली गई। और देखिए किस तरह का जवाब अनिल यादव देते हैं। रवि प्रकाश पूछते हैं कि जब कैंसर वाली सूचना आपको मिली तो आप जो कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों को जब पता चला, एक शौक, एक त्रासदी और कुछ समय बाद एक एब्सर्ड किसी अनुभूति, अचानक से सब कुछ विसंगत लगने लगता है। ऐसा लगता है ना कि हाँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, दोस्ती मित्रता आना जाना, एक इंफॉर्मेशन सबको एब्सर्ड कर देती है कि बिखर गया अचानक से, एक विसंगति बोध पैदा हो जाता है। ये सब रवि प्रकाश पूछ रहे हैं। क्या ये संभव है, मैं सवाल को थोड़ा संक्षिप्त कर रहा हूं, क्या ये संभव है कि वह किसी किस्म की पूर्णता मोक्ष, क्या इन विसंगति, त्रासदी और भय से जो है एक संपूर्णता मोक्ष मुक्ति की चीज पैदा हो सकती है? ये संभव लगता है। अनिल यादव का जवाब है, और देखिए कितना तटस्थ जवाब है, उस पर किसी आतंक की छाया नहीं है, उसको ग्लोरीफाई करने का भी बोध नहीं है, सिर्फ अपने भीतर देखने की कोशिश है कि दुनिया में मुझको ऐसा लगता है कि एक सत्ता है, व्याख्या सत्ता, चीजें, जीवन या जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सचमुच अपनी प्रकृति में कैसा है, अपने गुणधर्म में कैसा है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका है कि उसको कैसे कहा गया, कैसे व्याख्यायित किया गया। तो आगे वो कहते हैं कि जीवन भी तो एक शक्ति जो आपको मूर्तिमान करती है। हाँ, मुक्ति और मोक्ष के बारे में जो बातें कही गई हैं, पूर्णता की जो बात कही गई है, एक तो ये मजबूरी की पूर्णता है, भय मूलक, कि अचानक पर्दा गिरा, यह सब फिक्शन है और मजबूरी में मान लिया गया है कि जो कि मृत्यु अगर अपना, मुझे तो लगता है कि मृत्यु अगर अपने आप में शक्ति है जो आपको इस दुनिया से वैनिश कर देती है, खत्म कर देती है, तो जीवन भी तो एक शक्ति है जो आपको मूर्तिमान करती है। मूर्तिमान ही नहीं करती, आपको इंस्पायर करना और ऐसी चीजों को अचीव करना सिखाती है जो आपसे पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। मृत्यु के साथ तो अनुभव बहुत छोटा होता है, वही क्रिया और अंतिम क्रिया का जो है वह है। मृत्यु एक अंतिम क्रिया है, जीवन क्रिया है, तो क्रिया के साथ एक लंबा अनुभव है ना। अब देखिए इस जवाब की खूबसूरती, मतलब मृत्यु के बारे में बहुत साहित्य लिखा गया है, शायरों ने लिखा है, उपन्यासकारों ने लिखा है, कहानियां लिखी गई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरह से, जिस खूबसूरती से इस बात को रख रहे हैं अनिल यादव, उसका एक अलग भाव पैदा होता है। लेकिन एक किताब मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, सिर्फ ऐसे दार्शनिक प्रसंगों के बारे में नहीं है, वो रोजमर्रा के जीवन के बारे में भी है, वो कला के अनुभव के बारे में भी है, वो सिनेमा के अनुभव के बारे में भी है, वो जीवन के पार जाके जो चीजें देख सकते हैं, एक रचनाकार की स्वतंत्रता के बारे में भी है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस संवाद से पढ़ते पढ़ते आपके भीतर भी प्रश्न पैदा करेंगी और आपके भीतर भी संभव है कुछ जवाब पैदा करेंगी। कई दिलचस्प हिस्से इसमें हैं, जैसे एक जगह वो सामूहिक चेतना की बात करते हैं, वो सामूहिक चेतना, डुबान, उड़ान और चेतना। इस किताब की खूबी ये भी है कि ये जो अमूमन आलोचना की या बौद्धिक विमर्श की शब्दावली है उससे प्रभावित नहीं है, उससे अलग ये किताब एक अलग तरह के शीर्षकों से पालथी लगाने का मौका, डुबान, उड़ान और चेतना, न लिखने का कारण तो ठीक है, मुस्कुराने का अभिनय, करुणा के दुरुपयोग, अवचेतन का गोदाम, माखीजा, महान जनता और पाठक, अनबन जरूरी है। ये इसके छोटे छोटे अध्यायों के नाम हैं और इन सबको से गुजरते हुए आप पाते हैं कि
काफी कुछ आपको इस किताब में मिलता चलता है। जैसे मैं सामूहिक चेतना की बात कर रहे हैं, वो इस समय की चेतना को, शायद मेरे लिए थोड़ा राजनीतिक प्रसंग पसंद है मुझे, मैं इसलिए भी इसका उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन किताब में और भी महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। तो ये सवाल जो है महेश मिश्र पूछते हैं कि अगर उन्मादी लोग एक सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का निर्माण करते हैं, तो किसी खास समय में, किसी खास जगह में, किसी खास देश में ये चेतना इतना बड़ा रूप ले सकती है कि बाकी लोगों को भी अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लेती रहे, बढ़ाती रहे और इसका इम्प्रिंट लंबे समय तक रहे। अनिल यादव का जवाब है, ये तो हम लोग अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ सायास तरीके से उन्मादी चेतना के नाम पे जिस चीज का निर्माण किया गया, वह सत्ता प्राप्त करने के काम तो आई ही, फिर सत्ता को लगातार कब्जा करने और स्थायी करने के काम आई, फिर उसके बाद बहुत विशाल पूंजी एक्यूमुलेट करने के काम आई, फिर वह पूंजी और सत्ता के संरक्षण से एक नई तरह की सोसाइटी बनाने के काम आई, जिसमें उन्मादी लोगों का बोलबाला, प्रतिशत, उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। और ये आपको हर क्षेत्र में दिखेगा। लव जिहाद, थोक जिहाद, मकान जिहाद, आर्थिक जिहाद, घास जिहाद, पानी जिहाद, चिड़िया जिहाद, हर तरह का जिहाद, हर चीज में जिहाद, यानी उन्माद हर चीज में, क्रिकेट में, व्यापार में, फिल्म में, पैशन में, नाटक में, कोहबर में, त्यूज में, त्योहार में, कहा नहीं कहां कहां, कहा नहीं कहा नहीं। अब इस जवाब के साथ अनिल यादव अचानक बता देते हैं कि जो हमारी जन चेतना, जिसको हम चेतना कहते हैं, कैसे उसका बाकायदा निर्माण किया जा रहा है और कुछ इस तरह निर्माण किया जा रहा है जो पूंजी और बाजार को रास आए, जो उन्माद को इस तरह बढ़ाएं कि लगे कि उनका कारोबार उससे फल फूल रहा है। फिर उसके बाद महेश मिश्र ऑथेंटिक मनुष्य की बात करते हैं। वो ऑथेंटिक मनुष्य क्या होता है, इस पे थोड़ी बातचीत होती है। कबीर का जिक्र आता है। ये बोलते हैं जवाब में अनिल यादव कि एक चीज हमने गौर किया कि इंसान को कुछ चाहिए, जीवन की कुछ अपेक्षा है, और लगता है कि वह अपेक्षा और जो सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना बन रही है, उसकी अपेक्षा से बहुत कम संगति दिख रही है, विरोधाभास बहुत ज्यादा दिख रहा है। अचानक मुझे एक दिन सूझा, मैंने कुछ बात भी की इस पर, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे समाज है, संस्थाएं हैं, वे भी तो व्यक्ति से ही मिलकर बनी हैं। तो व्यक्ति की इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, उसकी इच्छा, उसकी भावना, उसके उद्देश्य, उसके सपने, उसमें अपने स्वाभाविक गति में विन्यस्त क्यों नहीं होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि वह विपर्य सब पैदा हो जाता है और ऐसा लग रहा है कि समय और बढ़ गया विरोधाभास? आपने सोचा है इस पर? अचानक ये सवाल, माफ करेंगे, सवाल है महेश मिश्रा का, जिस पे अनिल यादव एक लंबा जवाब देते हैं। लेकिन उस जवाब पे आऊंगा तो जो बातें, यानी वारफकी की किताब टेक्नो फ्यूडलिज्म का भी जिक्र करते हैं अनिल यादव। ये महेश मिश्र बताते हैं कि कैसे एक नया दौर आया है जिसमें जो टेक्नो, जो नए फ्यूडल्स हैं, न्यू एज फ्यूडल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। यानी कि वारफकी से एक बड़े लेखक हैं। आपको याद होगा कि जब ग्रीस में आर्थिक संकट आया था तो उनको वहां का वित्त मंत्री बनाया गया था। उनकी एक बड़ी दिलचस्प किताब है जिसकी मैंने शायद कभी चर्चा भी की है, राइटिंग टू माय डॉटर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। खैर, तो इस तरह की किताबों की और बहुत दिलचस्प बातों की भी, नशे की चर्चा होती है। गांजे और दारू प्लस जो अनिल यादव मानते हैं कि उन्होंने सबका सेवन किया है, वो आपको कहाँ ले जाता है, वो आपको किस तरह का अनुभव कराता है, उसमें कितनी आध्यात्मिकता है, किसका हमारे अवचेतन में जो बसा हुआ है, वो कितनी दूर तक हमें नशे के, जिसको हम नशा बोलते हैं, कैसे गांजे या चरस की स्थिति में आप वहां पहुंचते हैं और उस अलौकिकता को जो कहीं आपके भीतर दबी है आप ग्रहण करते हैं। हालांकि ये उसका बचाव या समर्थन नहीं है, मैं बात स्पष्ट कर दूं, लेकिन इसको पढ़ते हुए समझ में आता है कि अनिल यादव आमतौर पे चरस या नशा या शराब, जो हम जानते हैं कि शायद हमारे मन और बुद्धि पे थोड़ा नियंत्रण पा लेते हैं, उसकी कितनी दिलचस्प व्याख्या करते हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है,
लेकिन मैं पा रहा हूं कि बात खत्म नहीं हो रही है। रचनात्मकता की, लेखन की, अपनी किताबों को दूसरी भाषा में छपने की बात जो है, और लेखक के भीतर की दुविधा की बात, एक जो सवाल मैं चाहता हूं कि ले सकता, साहित्य और जीवन के बीच का, साहित्य का विस्मय भी तो जीवन के विस्मय से बनता है। कभी कभी शाम के तारों को देखते हुए जीवन का उदात्त अर्थ समझ में आने लगता है, उसमें आशा समझ में आने लगती है, रहस्य समझ में आने लगता है, गहराई समझ में आने लगती है। कोई कुछ नहीं कहता, एक शब्द किसी ने नहीं कहा। ये जरूर है कि बहुत सारा रेफरेंस है, बहुत सारी स्मृति है, बहुत सारी इंटरनल चर्निंग है, और आप एक क्षण में आप तारों को देखते हैं और भर जाते हैं आप उदात्तता से। वहां तो कोई साहित्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि उदात्तता साहित्य के बाहर से आई है, यानी साहित्य ने जीवन को उदात्त बनाया है, या जीवन ने साहित्य को उदात्त बनाया है, या जीवन और साहित्य के बीच का रिश्ता, दोनों जब एक लेखक लिखता है तो उसमें कितनी उसकी अपनी पर्सनालिटी आती है, कितनी दूसरी सारी चीजें आती हैं। ये ऐसी बहुत सारी बातें इसमें हैं। कैसे वो कहानियां लिखते हैं, कहानियों के क्रम में कितना अपने को उलीझते हैं, विरासत से क्या हासिल करते हैं। एक जगह बड़ी ईमानदारी से अनिल यादव स्वीकार करते हैं कि उनके पिता में बड़ी क्रूरता थी, और वो क्रूरता उनके भीतर भी चली आई है, जिसको वो अलग ढंग से अपने लेखन में शायद रूपायित कर पाए, ये मेरी राय है। लेकिन इस क्रूरता को अपने भीतर की पहचानना, बताना कि उनको विरासत में मिली है, ये आसान काम नहीं है। तो ये जो चीज है, लेखन के भीतर, जीवन के भीतर, मनुष्य के भीतर मृत्यु के साथ लगातार अनवरत संवाद और दुनिया भर के रेफरेंसेस के साथ, वो इसे एक बहुत दिलचस्प किताब बनाती है। और जो बात मैंने शुरू में कही थी कि अनिल यादव बड़े दिलचस्प नाम रखते हैं अपनी किताबों के, इस किताब का नाम उन्होंने अनिच्युत संखारा रखा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मुझे लगता है कि जरूर महेश मिश्र का इसमें प्रभाव है। ये किताब आपको बता दूं, मुझे बताना चाहिए, हिंद युग्म से छपी है। हिंद युग्म इन दिनों बहुत अच्छी किताबें छापने के लिए जाना जा रहा है। इसी साल छपी किताब है, मूल्य 299 रुपए इसका है, और अब तो पृष्ठ भी आपको बता देता हूं, 218 पृष्ठों का ये संवाद है, और लगातार बहुत पठनीय संवाद है। असहमत होने के हिस्से आते हैं, कई बार एक आध जगहों पे लगता है कुछ बातें छूटी हुई हैं, लेकिन बातें होती हैं तब छूटती हैं, वो न हो तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इन छूटी हुई, की हुई बातों के साथ, एक दूसरे के मन को पहचानने के साथ, साहित्य और जीवन की बड़ी परिक्रमा लेने के साथ, ये किताब अपने पाठक को भी अपने साथ लिए चलती है। मैं इस किताब को रिकमेंड करने की स्थिति में हूँ। शुक्रिया।